हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट टेक्निक। स्टूडेंट, जितने बच्चे कल समाज विज्ञान का पेपर देने वाले इस वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाना मेरे प्यारों। अगर अभी तक आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाई है, 0% तैयारी आप लोगों की है मेरे प्यारों, तो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप मत करना मेरे प्यारों, देख के जाना। सामाजिक विज्ञान के एक ऐसा ट्रिक मेरे प्यारों लेकर आ गया हूं, जिस प्रकार मैंने एक दिन पहले हिंदी का बताया था, जो कि काफी वायरल वीडियो हुआ था, और उसमें जाके कमेंट आज भी चेक कर सकते हो कि जो ट्रिक मैंने बताया था बिल्कुल जेन्युइन बताया था मेरे प्यारों। और सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा ट्रिक में लेकर आ गया हूं खोजकर कि आपको भी विश्वास नहीं होगा कि क्या ऐसा हो सकता है। बिल्कुल मेरे प्यार, ऐसा हो सकता है। बस आप पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट में एक अच्छा सही कमेंट करके आप जाओगे, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सामाजिक विज्ञान के पेपर को जब जाओगे कल देने के लिए, तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा पेपर जो पढ़ा लिखा है ना उससे पहले ही सॉल्व करके बैठ जाओगे। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा ट्रिक आप लोगों को बताना होगा मेरे प्यारों कि आप 70 में ज्यादा नहीं तो मेरे प्यारों आप 50 से लेकर 55 नंबर आसानी से ला सकते हो इस ट्रिक की मदद से। कुछ भी याद करने के लिए बोलूंगा, पूरा का पूरा ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का प्रश्न हो, चाहे वो सब्जेक्टिव का हो, चाहे मानचित्र का हो। मेरे प्यार बच्चों, मैं 2 घंटे से रिसर्च कर रहा था। 2 घंटे से रिसर्च करने के बाद इस वीडियो को अभी जस्ट बनाया हूं, ताकि आप मेरे इस ट्रिक की मदद से मेरे प्यार बच्चों आप पास हो जाओ। सबका भला हो, जो तैयारी नहीं कर पाया मेरे प्यार बच्चों इस वीडियो देखकर चले जाओ, आप समाज विज्ञान में कभी जिंदगी में फेल नहीं हो पाओगे। देखिए मेरे प्यार बच्चों, मेरे पास एक 2026 का वायरल पेपर है 825 डीई कोड का, और मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। मेरे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी आ गई है और इसे मुझे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए जानते हैं। ऐसा ट्रिक बताऊंगा, जेन्युइन ट्रिक। एक बात और बता देता हूं, हिंदी का अलग ट्रिक है, सामाजिक विज्ञान का अलग ट्रिक है, ठीक है। हिंदी का मेरे प्यार जो ट्रिक मैंने बताया था उससे काफी अलग सामाजिक विज्ञान का ट्रिक है। आप भी हैरान हो जाओगे जब मैं बताऊंगा ना, तो आप भी सोचोगे कि क्या ऐसा ट्रिक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों को। सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन को बहुविकल्पीय प्रश्न से। देखिए एमसीक्यू मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। और कितने बहुविकल्पीय प्रश्न पेपर में आएंगे कल? आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। अब इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कैसे आप सॉल्व करोगे, ध्यान दीजिए। पहला नियम मेरे प्यारों ये कहता है, कुछ बेसिक रूल है जिसको जानना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है मेरे प्यारों। उससे कम से कम आपके 5 प्रश्न बनेंगे। 5 प्रश्न कम से कम मेरे प्यारों उस ट्रिक की मदद से बनने वाले हैं इस बार। देखिए कैसे, बेसिक ट्रिक से 5 क्वेश्चन बनेंगे, 20 में से 5 बच जाएगा आपका 15, और 15 का तो मैं एक ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगा कि वो कहीं बचेगा ही नहीं। देखिए पहला नियम ये कहता है कि आपके पास देखिए 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। मान लीजिए पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न में 4 ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इन्हीं चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। अब रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अगर इन चारों ऑप्शनों में से अगर आ जाए इनमें से सभी, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार, इनमें से सभी अगर आ गया, अगर इन चारों ऑप्शनों में से इनमें से सभी कोई भी ऑप्शन दिखा कल आपके पेपर में, तो मेरे प्यारों 99% चांस है मेरे प्यारों कि वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होगा। उसको कोई रोकने वाला नहीं है। पूरा एनालिसिस किया हो मेरे प्यारों, कम से कम मेरे प्यारों 7 त्रिके 21 और 21 और 7 कितना हो गया 28 पेपर का। 28 पेपर का मैं पूरा का पूरा एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया हूं, आप समझ सकते हो। सिर्फ 28 पेपर का मैं ऑब्जेक्टिव ही चेक कर रहा था कि कैसे वो घुमा रहा है, हर सालों को ऑब्जेक्टिव को कैसे घुमाकर किस तरह ऑप्शन चेंज कर रहा है मेरे प्यारों से। देखिए इस बार कैसे ऑप्शन बन करके आएगा, मैं पूरा का पूरा यहां पे एनालिसिस करके बैठ चुका हूं। तो पहला ऑप्शन क्या हुआ कि अगर इनमें से सभी, अगर चारों में से कोई आ गया वही सही होगा। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, देखिए अगर रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि इनमें से सभी, कभी कभी क्या दिखता है उपयुक्त सभी, कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी क्या होगा कि कोई ऑप्शन में आपको उपयुक्त सभी दे देगा, उसका मतलब इस सेम वही होता है, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए मैं बता रहा हूं इसको। तो चाहे इनमें से सभी आ जाए चाहे उपयुक्त सभी आ जाए, दोनों केस सेम है, और दोनों ही केस में मेरे पास उसी वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करके आना है। इसके बाद रूल नंबर तीसरा देखिए, अब वो क्या कर रहा है कि कभी कभी आप देखोगे तो इस तरह का प्रश्न आता है कि ए तथा बी दोनों सही हैं। देखो ए तथा बी दोनों सही हैं, इस तरह का प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। ए तथा बी दोनों सही हैं, तो मेरे प्यारों उसी वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करके आना है। अब मेरे प्यारों कुछ क्वेश्चन को मैंने देखा कि वो घुमा दिया था, ए तथा सी पूछ रहा था कि ए तथा सी दोनों सही है, इस तरह ए तथा सी दोनों सही है, इस प्रकार का प्रश्न बन रहा था। तो उस वाले ही ऑप्शन जो होता है
वो सही था, ए तथा सी वाला। अब मेरे प्यारो बच्चों अब कथन और कारण वाला प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारो बच्चों। अब पेपर पैटर्न चेंज हो गया आप लोगों का, तो कथन और कारण से आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कथन और कारण, जब भी कथन और कारण का जितना भी प्रश्न था उसमें मैंने देखा कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ही सही हो रहा था। तो जब भी कथन और कारण का कोई प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको तुक्का भी लगाना है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे ही लगाना है, कथन व कारण वाला मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों रूल नंबर 6 कि अगर इनमें से कोई भी ना आए, चारों के चारों ही ऑप्शन अलग हो मेरे प्यारे बच्चों। और एक और महत्वपूर्ण आपको बात बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 6 यहां पे लिखता हूं। कह रहा है कि कुछ प्रश्न ऐसे थे कि जो अलग टाइप के प्रश्न बन रहे थे, मतलब कि 3 ऑप्शन सेम जैसा लग रहा था और एक ऑप्शन बिल्कुल विचित्र देखने में लग रहा था। जैसे अगर मान लीजिए कोई संख्या 5 है, कोई संख्या 7 है, कोई संख्या 8, उसको आपने दे दिया 9.5, तो देखिए तीनों सेम है लेकिन 9.5 अलग है। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन कि 3 ऑप्शन तो बिल्कुल मिलता जुलता रहेगा लेकिन एक ऑप्शन बिल्कुल ही अलग रहेगा। जैसे बताओ दूं, एक क्वेश्चन भी बता देता हूं ताकि आप विश्वास कर पाओ। जैसे पूछेगा कि मिट्टी का प्रकार है, तो मिट्टी के प्रकार में जलोढ़ मृदा, लेटराइट मिट्टा, ठीक है, ऐसे दे देगा आप लोगों को, और बीच में 3 मिट्टियों का नाम दे देगा और एक बीच में आपका सीमेंट दे देगा। इस प्रकार का प्रश्न भी बना है आपके, देखिएगा आपकी किताब में है। तो देखिए 3 तो आपका मृदाओं का नाम दिया है, एक सीमेंट दे दिया है, तो भाई सीमेंट तो बिल्कुल अलग हो गया ना, तो उस पे आप लोगों को क्लिक करना है। मतलब कि अगर अलग टाइप के अगर आपको दिखे, अलग टाइप का कोई भी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को दिखे, उसी वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करके आना है। अब मैं बता देता हूं रूल नंबर 7 पे आइए। रूल नंबर 7 ये कहता है कि अगर सभी के सभी ऑप्शन अलग हो, ठीक है, ऑप्शन ए भी अलग हो, ऑप्शन बी भी अलग हो, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी अलग हो, तो मेरे प्यारे बच्चों हैरानी करने वाली बात होगी। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन सी पे लगाइए, या तो ऑप्शन बी और या तो ऑप्शन डी पे लगाइए। अब आप सोचोगे कि सर दोनों में किस में कैसे, मेरा मन करे तो ए और सी लगाऊं, मेरा मन करे तो बी और डी लगाऊं, दोनों आप बता रहे हैं। बिल्कुल बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न में आप मेरे प्यारे बच्चों आधे आधे बटे होते हैं। मतलब 10 ऑप्शन आपके ए और सी सही रहेंगे, तो 10 ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आपके बी और डी सही रहेंगे। लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस करके आया हूं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए पहले पेपर में सॉल्व करके दिखाऊं, तब ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न का है ना, इसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न का भी ट्रिक बताऊंगा। पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सॉल्व करके दिखाऊं, तब आपको विश्वास होगा मेरे प्यारे बच्चों, तब आप यकीन कर पाओगे कि हाँ कैसे ऑप्शन बदलता जा रहा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न बोला है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। अब फ्रांस की क्रांति हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, कब हुआ था, तो देखिए फ्रांस की क्रांति हुआ था सन 1700 मेरे प्यारे बच्चों 89 ईस्वी में। इसका कितना, बी वाला सही हो गया। इसके बाद है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका थी मेरे प्यारे बच्चों ऑटो वन बिस्मार्क का, इसका ए सही हो गया। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है, तो बी वाला इसका सही होगा कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश नहीं होता है, ठीक है, इसका बी सही हो गया। ठीक है, अब देखते जाइए, बस देखते जाइए, लास्ट में मैं निष्कर्ष बताऊंगा आप लोगों को। चौथा है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, तो फ्रांस किस प्रकार का राज्य था 1789 में मेरे प्यारे बच्चों, तो असीमित राजतंत्र था, इसका ए सही हो गया। पांचवा है कि जोसेफ मेसनी का संबंध था, ठीक है, तो किस देश से था, इटली के एकीकरण से था, तो इसका ए सही हो गया। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था मेरे प्यारे बच्चों, तो वह है जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार, इसका ए सही हो गया। इसके बाद सातवां है कि 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया, तो इनुएल द्वितीय को मेरे प्यारे बच्चों, ए वाला जो इसका सही हो गया। इसके बाद एक निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था, तो काइजर विलियम प्रथम को मेरे प्यारे बच्चों, इसका ए सही हो गया। आगे है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई, तो जनरल डायर ने चलवाई थी, इसलिए इसका डी सही हो गया। इसके बाद चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो 1922 में हुआ, इसका सी सही हो गया। जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसका सी सही हो गया।
इसके बाद 12वां है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, इसका ए सही हो गया। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं, इसका सी सही हो गया। निम्नलिखित में से किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसका डी सही हो गया। फिर भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी जी को, इसका ए सही हो गया। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है मेरे प्यारे बच्चों? यह है बाल गंगाधर तिलक का, इसका बी सही हुआ। इसके बाद 17वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, वह हुआ था 1885 में, तो इसका ए सही हो गया। 18वां है कि निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो देखिए, काली मिट्टी लेटराइट मिट्टी और पीली मिट्टी, सीमेंट कोई मिट्टी का प्रकार है? नहीं ना, ये अलग ऑप्शन दिख गया ना, इसलिए ये वाला सही हो गया। इसके लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों? गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। इसके बाद है कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। ठीक है, तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का जो साधन है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है? हिमनद। क्या है? हिमनद, इसका बी सही हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको काउंट करते हैं हम लोग। देखिए, मैंने पूरा का पूरा पेपर ये काउंट किया है, 28 पेपर मैंने एनालाइज करके आया हूं मेरे प्यारे बच्चों। हम ए और सी का पहले छाटते हैं। तो देखिए, इसका हो जाएगा 1 2 3 4, मैं गिन रहा हूं, अब वीडियो बना रही है। 4 के बाद 5 6, इसके बाद 7 8 9 के बाद 10 के बाद यहां पे 11 के बाद आपका 11 प्रश्न मेरे प्यारे जो 12 टोटल मैंने गिना 12। अब आप बताइए मेरे प्यारे जो 12 सही हुआ, 12 सही हुआ ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, और 8 सही हुआ ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। और कहीं कहीं क्या हो रहा है कि इसमें अधिक हो जा रहा है, इसमें कम हो जा रहा है। लेकिन मेरा अगर निर्णय माने तो आप 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ए और सी रख सकते हैं। समझ रहे हैं? मतलब ए और सी के जो अनुपात होगा वो बी और डी से थोड़ा अधिक होना चाहिए। ठीक है, जब रंग रहे हो तो ए और सी का मात्रा थोड़ा बढ़ा देना आप लोग, लेकिन बी और डी भी रंगना है आप लोगों को, इतना बता देता हूं। ये नहीं कि सिर्फ ए और सी। समझ लीजिए, 28 पेपर मैंने एनालिसिस किया है मेरे प्यारे बच्चों, तब जाके इस ट्रिक को मैं बता रहा हूं। ये तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक रहा। ठीक, अब हम बताने वाले हैं सब्जेक्टिव प्रश्न, कि सब्जेक्टिव प्रश्न को कैसे आप लिखोगे कॉपी में। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, कोई फेल नहीं हो सकता है मेरे रहते, इतना वादा करता हूं आप लोगों से। देखिए, यहां से खंड ब स्टार्ट है, वर्णनात्मक प्रश्न, और 50 नंबर में 50 नंबर बिल्कुल करके आने का क्षमता रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ ट्रिक के मदद से। मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिक के मदद से 50 में 50 करने का क्षमता आपके पास आ जाएगा। यहां पे लघुत्तरीय प्रश्न करने का मैंने 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों का तो ट्रिक बता दिया। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसके लिए ट्रिक अब थोड़ा समझ लीजिए। इसके लिए ट्रिक कौन सा काम करेगा? सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए। देखिए, सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए हमने देखा कि ट्रिक कौन सा काम करेगा, किस तरह आप नंबर को इकट्ठा कर सकते हो, एग्जामिनर से नंबर ले सकते हो। सबसे पहला जो काम करना है, इतना बात याद रखना, कल के पेपर में जब पेपर आपको मिलेगा, मेरे कहने से मेरे प्यारे बच्चों 15 मिनट थोड़ा ध्यान से आप ट्यूशन को पढ़ लीजिएगा। जब ट्यूशन को आप 15 मिनट पढ़ लेते हो ना, तो आप यकीन मानिए कि उसमें से 2-4 क्वेश्चन तो आपको आ ही रहा होगा, 2-4 क्वेश्चन आ ही रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। उन क्वेश्चन को सबसे पहले कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर आप ट्रिक लगाते चलेगा कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आया है। इसके बाद दूसरा, जब भी कोई भी प्रश्न कर रहे हो, याद रखें कि ज्यादा पेज लिखना की कोशिश करें, ज्यादा पेज। ये आपका सामाजिक विज्ञान है, न कि हिंदी है और न कि विज्ञान, न कि इंग्लिश है। यह है आप लोगों का सामाजिक विज्ञान, इसमें लिखते चलिए, ना कोई कंसेप्ट ना कोई रूल, आप एक हेडिंग डाल के लिखते चलिए एकदम। ठीक है, मतलब बढ़ा चढ़ाकर इसमें लिख सकते हैं। हेडिंग डालना है, हेडिंग ऐसा नहीं कि नहीं डालना है, हेडिंग तो आपको डालना ही है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन उसको बढ़ाकर लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा अलग उत्तर भी लिख सकते हैं, अलग भी प्रश्न का उत्तर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे प्रश्नों का भी उत्तर मिलाकर उसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कोई पढ़ने थोड़ी जाएगा। अब एक पेज का है तो आपको एक पेज कोई पढ़ेगा, कभी नहीं पढ़ेगा। एग्जामिनर के पास में टाइम थोड़ी है, एक बार देखेगा आपने सही लिखा है, नंबर देता चला जाएगा। हाँ, ज्यादा पेज लिखने का प्रयास करें। तीसरा नियम कहता है कीवर्ड को पकड़ें। कीवर्ड मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं बताऊंगा, अभी पेपर पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, कीवर्ड भी बताऊंगा कि किसी भी प्रश्न का कीवर्ड कैसे ढूंढते हैं। इसके बाद चौथा नियम यह कहता है कि हेडिंग बहुत अनिवार्य है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे गलती करते क्या है कि एक हेडिंग डालेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण पूछा, तो वो जर्मनी का एकीकरण यहाँ पे हेडिंग डालने के बाद वो भाई 1 से लेकर 1.5 पेज में एकदम सर्रा लिखना चालू कर देंगे।
तभी तो नंबर उन लोगों का करता है, ऐसा करना ही नहीं है। आप गलत ही हेडिंग डालो, लेकिन एक प्रश्न में कम से कम मेरे प्यार बच्चों आपके 3 हेडिंग 4 हेडिंग अनिवार्य है। गलत ही हेडिंग डालो। हेडिंग का भी तरीका बताऊंगा ना कि आप हेडिंग कैसे बना सकते हो, अभी सब कुछ सिखा के जाऊंगा। कल के पेपर में कोई फेल नहीं होगा, सब बच्चे पास होंगे। अभी मैं बताता हूं ना कि हेडिंग कैसे बनाना है। तो 3-4 हर एक प्रश्न में हेडिंग बनाना चाहिए। इसके बाद हो सके तो फ्लो चार्ट में आंसर देने का प्रयास करें। फ्लो चार्ट में आंसर देने का मेरे प्यारे बच्चों प्रयास करें आप लोग। अब चलिए मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूं प्रश्नों को, कैसे आप प्रश्नों को सॉल्व करोगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि यह प्रश्न आ गया, ठीक है। पहला प्रश्न यहां पे है कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण लिखिए। अब यहां से नहीं आ रहा कैसे लिखोगे, तो ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहां पे जर्मनी का एकीकरण, हेडिंग देखिए, पहली हेडिंग हो जाएगी जर्मनी के एकीकरण, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन लिखोगे कि ऑटो वन बिस्मार्क को क्यों कहते हैं जर्मनी का एकीकरण, बनाइए कि क्योंकि मेरे प्यार जो जर्मनी के एकीकरण में बहुत अहम भूमिका था इनका ऑटो वन बिस्मार्क का, तभी तो उनको जनक कहा गया है। आराम से लिखते चलिए कि उसने बहुत जर्मनी की मदद की, उसने जी जान लगा दिया उसके एकीकरण करने में, आंदोलन चलाया, ठीक है, लोगों को इकट्ठा किया, युद्ध लड़ा, मतलब सब कुछ बनाते चलिए, ठीक है। दूसरी रेडी हो गया। तीसरी हो जाएगा कि उसके 2 कारण लिखे, तो फिर लिखिएगा यहाँ पे कि जर्मनी के एकीकरण के कारण, इसमें फिर 1 कारण 2 कारण बनाकर मेरे प्यार जो अपने से लिख दीजिए, ठीक है। हो गया कि नहीं बताइए, कितना 3-4 हेडिंग हो गया। इस तरह मैं कह रहा हूं कि करने का प्रयास कीजिए, आगे बढ़िए। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। तो पहले हेडिंग डालिएगा भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें लिखिएगा आखिरकार भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया गया, किसने चलाया भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। इसके बाद लिखिए कि 3 कारण, पहले कारण लिखिएगा, ठीक है, कि उसके निम्नलिखित कारण थे, ठीक है। कारण के बारे में लिखने के बाद कितने कारण हैं, 3 कारण, 3 कारणों का उल्लेख करना है। तो 3 कारण पे 3 नंबर मिल जाएगा, और भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया गया मेरे प्यारे बच्चों उसके बारे में थोड़ा 2 लाइन लिख दोगे तो टोटल 4 नंबर मिल जाएगा। इसी तरह बोला है कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय बताइए। अब देखिए कीवर्ड कैसे ढूंढते हैं, संसाधन नियोजन, पहली हेडिंग क्या बनेगी, संसाधन नियोजन। इसके बाद बोलेगी कि बनाइएगा संसाधन नियोजन की आवश्यकता, ठीक है। दूसरी हेडिंग भारत में संसाधन क्या है, तीसरी हेडिंग भारत में फिर संसाधन नियोजन, चौथी हेडिंग फिर उपाय उसके, 5वीं हेडिंग। बनता तो जा रहा है, खाली सिर्फ आपको दिमाग लगाने का प्रयास करना है। इसके बाद अभ्रक की उपयोगिता बताइए एवं भारत में इसके किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों के भी उल्लेख कीजिए। अब सबसे पहले जानेंगे अभ्रक क्या होता है, फिर उपयोगिता उसका बताइएगा। भारत में किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों के नाम लिख दीजिएगा, किसी भी राज्य के, केरल लिख लीजिए, महाराष्ट्र, कुछ भी लिखिए, ठीक है, नंबर आपको मिलता चला जाएगा। फिर राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए, देशों की स्थिति की तुलना के लिए अमीन में कौन सी विधि बेहतर है। सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, फिर अलग से हेडिंग डालिएगा प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, ठीक है। फिर एक हेडिंग डालिएगा कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर, तीसरी हेडिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में तुलना, चौथी हेडिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर एक आप पॉइंट बना के लिखिएगा, लास्ट में पूछा ना कि इसमें से कौन सी जो विधि है बेहतर है, फिर तुलना करके बता दीजिए कि इसमें से मान लीजिए कि प्रति व्यक्ति जो आय अच्छी है, चाहे राष्ट्रीय आय अच्छी है, ठीक है। इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 4-5 हेडिंग बन गया। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अब देखिए पहली हेडिंग क्या रहेगी, जैव विविधता क्या है, फिर लिखिएगा कि मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, दूसरी हेडिंग हो गया, ठीक है। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। तो पहले डालेंगे सत्ता की साझेदारी, फिर डालेंगे कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, उसके कारण क्या है, ठीक है। हो गया 2-3 हेडिंग। भारत में विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो पहले हम जानेंगे कि विधायिकाएं क्या होती हैं, भारत में विधायिकाएं होती क्या है, महिलाओं के प्रति उनका प्रतिनिधित्व क्या है, 2 हेडिंग बन गया। इसके बाद सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हेडिंग रहेगा सत्याग्रह, फिर देखेंगे कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन क्यों चलाया। 3 सत्याग्रह, तो तीनों के अलग अलग नाम है, असहयोग आंदोलन, ठीक है। तीनों के पहले अलग अलग हेडिंग डालिएगा, उसके बारे में लिखते चले जाइएगा, 1-1.5 पेज तो ऐसे ही भर गया आप लोगों का। इसके बाद है कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, कि आंदोलनों के कारणों का विवेचना कीजिए। पहले बात असहयोग आंदोलन
ठीक है, हेडिंग हो जाएगा। फिर कारण हेडिंग हो जाएगा, 2 हेडिंग ऐसे बन गया। भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या है, इसको समाप्त करने के 2 उपाय बताइए। तो भारतीय समाज में जाति प्रथा, तो देखिए भारतीय समाज में जाति प्रथा क्या है, उसके कारण क्या है, उसको समाप्त करने के लिए उपाय कितने हैं, 3 हेडिंग ऐसे बन गया। भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। तो भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव, ठीक है, तो भेदभाव का वर्णन करना है, आप बनाकर पॉइंट बना बना कर लिख दीजिएगा। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र का अलग हेडिंग होगी, द्वितीय क्षेत्र का अलग हेडिंग होगी। फिर उनकी विशेषताओं का वर्णन कर देंगे, अलग अलग विशेषता कर देंगे, 1.5 पेज भर जाएगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्या की विवेचना कीजिए। तो असंगठित क्षेत्र क्या हो जाएगा, श्रमिकों की समस्या की विवेचना, 2 हेडिंग हो जाएगा। गन्ना की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इनके 3 उत्पादक राज्यों का व्यू लिख कीजिए। तो पहले 3 राज्यों का नाम लिखेंगे और वहां पे बताएंगे कि गन्ना की उत्पादन कैसा होता है। फिर गन्ने की खेती के लिए भौगोलिक स्थिति क्या होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भूक्षरण, देखिए भूक्षरण बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जानेंगे कि भूक्षरण किसे कहते हैं। इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। तो 4 उपाय बताएंगे, तो 4 नंबर। भूक्षरण किसे कहते हैं, 2 नंबर, इस पे 6 नंबर मिल गया। अब आया मानचित्र संबंधित प्रश्न। देखिए मानचित्र को कैसे हल करेंगे। कुछ बच्चे मानचित्र को छोड़ देते हैं, अरे छोड़ने की क्या बात है, करना है उसको मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए बोला कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ, नहीं याद है, मद्रास लिख दो, ठीक है, चेन्नई लिख दो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, दांडी में, दांडी नहीं मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, तो अहमदाबाद लिख लो, गुजरात लिख दो, कुछ ना कुछ लिखो। जलियांवाला बाग के हत्याकांड कहां हुआ मेरे प्यारे बच्चों, नहीं याद है, अमृतसर लिख लो, गोरखपुर लिख लो, कुछ भी लिख दो मेरे पास, चौरी चौरा लिख दो। ऐसे आपको वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया, ठीक है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, असम में, समझ रहे हैं। चौरी चौरा की घटना कहां घटी मेरे प्यारे बच्चों, कानपुर लिख दीजिए, ठीक है, या तो महाराष्ट्र लिख दीजिए, या तो मेरे पास जो गोरखपुर लिख लीजिए, समझ रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ लिख कर और मानचित्र मिलेगा, उसमें कहीं ना कहीं बिंदी दे देकर उसका नाम बस इंडिकेट करते चले जाइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, नहीं मालूम है वाराणसी, नहीं मालूम है, अपने डिस्ट्रिक्ट का ही नाम लिख के कुछ ना कुछ उसमें दर्शा दो। मतलब कि छोड़ना नहीं है। पेपर हो गया पूरा समाप्त। जाइए मेरे प्यारे बच्चों, कल आप लोगों का समाज विज्ञान का पेपर है, जिसकी तैयारी 0% है, तो वो तो आराम से मेरे प्यारे बच्चों 50 से लेकर 55 नंबर ला ही देगा, कोई रोक नहीं सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।